नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री से पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, पूरे व्याख्या के साथ करेंगे। तो और ये बुक है आपका सामान्य अध्ययन। बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया। बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 जो कैंसिल हुआ है वो भी इसमें क्वेश्चन क्या है आपका मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 151 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है चमकदार लाल रंग? तो एस्ट्रोनशियम के कारण दिखाई देता है। ठीक है ना। एस्ट्रोनशियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 38। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग एस्ट्रोनशियम Sr की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, जबकि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम के कारण होता है और बेरियम का परमाणु क्रमांक आपका 56 होता है, 56। बेरियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। 152 नंबर क्वेश्चन, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस पर चलिए विचार करते हैं। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से क्या कर सकती है? गुजर सकती है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकती है। ठीक है। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप है, परंतु इनके गुण क्या होते हैं? इनके गुण भिन्न होते हैं। जैसे हीरा कठोरतम पदार्थ है। हीरा क्या आपका कठोरतम पदार्थ है कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा ही कठोरतम होता है, कठोर होता है प्राकृतिक रूप से। जबकि ग्रेफाइट भंगुर होता है, मुलायम होता है। जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो नोकी होता है कौन चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का ही बना होता है। उसके बाद हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। परंतु ये दोनों ही एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकती है। इन दोनों तत्वों की क्रिस्टलीय संरचना भी क्या होती है? अलग अलग होती है। दोनों की क्रिस्टलीय संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। हीरा की भी अलग होती है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों कार्बन का अपरूप है कि नहीं? 153 नंबर क्वेश्चन, वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उपधातु कहते हैं। ठीक है ना। सेमी कंडक्टर कहा जाता है उसको। तो कौन हो जाएगा आपका? बोरॉन हो जाएगा, बोरॉन। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 होती है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है आपका? उपधातु है। अगला 154 नंबर की तरफ बढ़िए। पानी, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। ड्यूटेरियम के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर भारी जल का एक अणु बनाते हैं। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विखंडन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है, जिससे नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रण, उत्पादन और शांतिपूर्ण उपयोग किया जा सके, है ना। नाभिकीय रिएक्टर भर के ना, इसलिए हम उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। 155 नंबर क्वेश्चन, साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो साधारण पेंसिल में हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। साधारण पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। काले भूरे रंग के इस पदार्थ में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। इसका उपयोग पेंसिल में लीड, है ना, उसमें लीड जो लगा रहता है, लीड और घड़ियों की कमानी बनाने में होता है। इसका पाउडर पॉलिश करने के काम में आता है। इसका पाउडर किस में काम आता है? पॉलिश करने के काम में आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। सिलिकॉन क्या है? एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है? तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो सिलिकॉन के जो यौगिक है कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव में, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। साबुन बनाने में, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किया जाता है।
लेड एक भारी तत्व है। लेड क्या है आपका? एक भारी तत्व है। इसका उपयोग इमारतें बनाने में, उसके बाद विद्युत बॉक्स, उसके बाद बंदूक की गोली आदि बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? लेड का प्रयोग किया जाता है। 156 किस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? उसको प्रगलन कहते हैं। प्रगलन ऐसी धातुक्रम प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। अयस्क को उसके द्रव्यमानांक से उच्च तापक्रम पर अकेला या किसी उचित गालक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। 157 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो बिन बुझल चूना किसको कहा जाता है? तो CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। अब बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है? CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है आपका? बुझा हुआ चूना है। क्या है? बुझा हुआ चूना। अगला देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को अनबुझा चूना या क्विक ये अनबुझा चूना या क्विक लाइम कहते हैं, इसको कहा जाता है। यह सफ़ेद छिद्र युक्त ठोस पदार्थ है। यह जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग अनेक रसायनों के निर्माण में किया जाता है। खैनी खाने में भी किया जाता है। 158 नंबर क्वेश्चन, डैश को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। किसको देखा जाता है जी? तो हाइड्रोजन को देखा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है तथा प्रयोगशाला में बनाया भी जा सकता है। जीवाश्म ईंधन की कम होती मात्रा तथा पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के रूप में देखा जाता है। 159 नंबर क्वेश्चन, गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह क्या होती है? ज्वलनशील नहीं होती है ना। यह ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए भरी जाती है। गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है ना। ज्वलनशील नहीं होती है। देख लेते हैं, हीलियम अज्वलनशील गैस होने के साथ साथ यह दूसरा सबसे हल्का तत्व है। यह क्या है आपका? दूसरा सबसे क्या है आपका? हल्का तत्व भी है। जैसे गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं है। वायुयान के टायरों में भरा जाता है ना। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। और हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? गोताखोरों द्वारा। गोताखोर जब पानी में जाता है ना तो वो सिलेंडर ले जाता है ना। उसमें क्या क्या रहता है आपका? हीलियम रहता है और क्या रहता है आपका? ऑक्सीजन रहता है। अगला है 160 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम नाइट्रेट इसको चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। सोडियम नाइट्रेट को क्या बोला जाता है? चिली साल्ट पीटर। और सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा बोला जाता है। अगला 161 नंबर, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। चूने की पानी क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है आपका? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। क्या बनाएगा आपका? ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। देख लेते हैं, चूने का पानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्लोरीन सूखे बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनाता है जिससे ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। अतः विकल्प एक सही होगा। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बोला जाता है इसको। वाशिंग सोडा को हम लोग धावन सोडा के रूप में जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2 किसका फार्मूला है आपका? वाशिंग सोडा का फार्मूला है। कास्टिक सोडा का क्या फार्मूला है आपका? NaOH, ये कास्टिक सोडा का फार्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का नाम क्या है आपका? इसका नाम है
NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। 162 नंबर क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है? आपका इल्मेनाइट। इल्मेनाइट क्या होता है? आपका टाइटेनियम युक्त खनिज है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज इल्मेनाइट है। जो लौह युक्त टाइटेनियम होता है यह काले या धूसर रंग का होता है। इसमें कम मात्रा में चुंबकीय गुण भी पाई जाती है। व्यापारिक दृष्टि से इल्मेनाइट टाइटेनियम का सबसे महत्वपूर्ण भंडार मुख्यतः केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाया जाता है। 163 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? किसका गलनांक सबसे ऊंच है? आपका बोरॉन का। बोरॉन का गलनांक क्या है? सबसे ज़्यादा ऊंच है। इन लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में सबसे ज़्यादा गलनांक किसका है? आपका ऊंच आपका बोरॉन का है। देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में बोरॉन का गलनांक 2075 डिग्री सेल्सियस है ना। 2075 डिग्री सेल्सियस है गलनांक। कितना है आपका? 2075 डिग्री सेल्सियस सबसे ऊंच है। इसका कवथनांक है ना, वाष्प कितना में बनने लगेगा? ये आपका 3927 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? ये वाष्प में परिवर्तित होना चालू हो जाएगा। और गलनांक किसकी दर से कितना पर चालू हो जाएगा? बोरॉन 2075 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद क्रिस्टलीय बोरॉन की विशिष्ट क्रिस्टलीय बोरॉन का विशिष्ट गुरुत्व 2.34 होता है। क्रिस्टलीय बोरॉन का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, कितना होता है? 2.34 होता है। और कमरे के तापमान पर यह खराब विद्युत कंडक्टर है। कमरे के तापमान पर यह क्या है? आपका खराब विद्युत कंडक्टर है। लेकिन उच्च तापमान पर यह एक अच्छा कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। लोहा का गलनांक कितना है आपका? लोहा का गलनांक है 1538 डिग्री सेल्सियस और कवथनांक है आपका 2862 डिग्री सेल्सियस। सिलिकॉन का गलनांक कितना है आपका? सिलिकॉन का गलनांक 1414 डिग्री सेल्सियस और कवथनांक है 3235 डिग्री सेल्सियस। कवथनांक कितना है? 3235 डिग्री सेल्सियस। 164 नंबर क्वेश्चन, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन है आपका? तो कॉपर सल्फेट है। कौन है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है। कॉपर सल्फेट कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है जिसमें क्रिस्टलन जल की मात्रा अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए इसका सूखा क्रिस्टलन सफ़ेद या हल्के पीले हरे रंग का होता है, जबकि पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O चमकीले रंग का होता है। इसका पेंटाहाइड्रेट रूप ही सर्वाधिक पाया जाने वाला रूप है। कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर का सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक है। इसका उपयोग की बात करते हैं तो कवकनाशी के रूप में वस्त्रों को रंगने आदि में किया जाता है। 165 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है, क्या होता है आपका? सल्फोनेट होता है। सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है, क्या होता है आपका? सल्फोनेट होता है। सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट सल्फोनेट होता है। अपमार्जक है ना, डिटर्जेंट, इसको डिटर्जेंट बोलते हैं अपमार्जक को इंग्लिश में। ऐसे पदार्थ जो प्रायः साबुन के समान ही कार्य करते हैं परंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलय होते हैं, उसमें क्षार के रूप में पोटेशियम और सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ये कठोर जल में उपस्थित Ca2+ Mg2+ आयनों के साथ कोई अविलय अवक्षेप नहीं बनाता है ना। Ca++ Mg++ आयनों के साथ कोई अविलय अवक्षेप नहीं बनाता है। इसी कारण ये साबुन की अवक्षेप नहीं बनाता है। इसलिए ये साबुन की अवक्षेप नहीं बनाता है। इसी गुण के कारण ये साबुन के अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है। अगला देख लेते हैं 166 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? भारी धातु कौन है आपका? तो लोहा, पारा, निकेल, क्या हो जाएगा आपका? ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। 166 का डी हो गया। दिए गए विकल्पों में से ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। यह ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम प्लेटिनम समूह के 6 धातुओं में से एक है। ऑस्मियम प्लेटिनम समूह के 6 धातुओं में से क्या है? एक है। इसको सबसे पहले स्मिथसन टेनेंट ने
ऑस्मीरिडियम से प्राप्त किया था। ऑस्मीरिडियम से प्राप्त किया था। 167 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? रिएक्शन के बाद आपका ऊष्मा रिलीज होगा। और ऊष्मा शोषी में क्या होता है? रिएक्शन करवाने के लिए ही क्या करना पड़ेगा आपको? ऊष्मा देना पड़ेगा। देखते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मीय ऊर्जा को शोषण करती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरणार्थ अमोनियम नाइट्रेट और जल का कोल्ड पैक, उसके बाद बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पन, प्रकाश संश्लेषण, ये सब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। देखते हैं 168 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या होता है? इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। लोहे के साथ इसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है, ताकि कठोरता क्या हो जाए? बढ़ जाए। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्यतः क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक जंगरोधी इस्पात होता है, इस पर जंग नहीं लगता है। ये वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से कलुषित मतलब खराब नहीं होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। इसमें 15 से 20% इसमें क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। कुछ मिश्र धातुएं व अनेक घटक निम्न है। पीतल बनता है ना, तो उसमें कॉपर आपका 70% और जिंक कितना होता है? 30%। पीतल में कॉपर 70% और जिंक 30% होता है। जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर 60%, जिंक 20%, निकेल 20%। गन मेटल में कॉपर 88%, जिंक 2% और टीन है ना, टीन कितना, एसएन कितना रहेगा आपका? 10%। कांसा में कितना रहता है आपका? कॉपर 90% और टीन रहता है आपका 10%। 169 नंबर क्वेश्चन, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? उसके फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 170 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, क्या होता है उत्पन्न? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कोई सांस के रूप में अगर ले रहा है ना अंदर, तो क्या होता है? ये रक्त में ये घुल जाता है ना, तो बेचैनी उत्पन्न हो सकती है आदमी को। अगला देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। यह गैसोलीन, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कोयला के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। यह गैस लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसकी अधिकता से सांस लेने में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है। यह मस्तिष्क एवं तंत्रिका ऊतक पर विशेष प्रभाव डालती है तथा श्वसन से संबंधित विकार उत्पन्न करती है। अगला देखते हैं 171 नंबर क्वेश्चन, सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, MgCl2। सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है। मैग्नीशियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग धूल नियंत्रण, मिट्टी स्थिरीकरण और व्यावसायिक रूप में पॉलीओलेफिन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसको प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? किस में होता है? आपका हीलियम में होता है। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है और परमाणु भार इसका कितना होता है? आपका परमाणु भार इसका 4 होता है।
अगला देखते हैं, हीलियम के नाभिक में शून्य स्पिन होता है क्योंकि एक समान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, जितना इसमें प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या होता है। प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। न्यूट्रॉन की संख्या किसको बोलते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आद्य अवस्था में परमाणु स्पिन हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। 173 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? तो क्या आ जाएगा आपका CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? क्रोमियम डाइऑक्साइड। देख लेते हैं, CrO2 यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं या चुंबकीय होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल आदि। जब कभी किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की तरफ क्या होता है? आकर्षित होने लगता है। 174 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज है, कौन है आपका? ये तो मैग्नीज भी धात्विक खनिज है, निकेल भी, कोबाल्ट भी, टिन। इसमें से क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये सब क्या है आपका? सब धात्विक खनिज है, लौह युक्त धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। धात्विक खनिज कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है लौह धात्विक खनिज, दूसरा में अलौह धात्विक खनिज, ठीक है। तो वे सभी प्रकार के खनिज जिसमें लौह अंश समाहित होता है, लोहा का उसमें अंश होता है, उसको लौह धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे हो गया मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लोहा, ये सब क्या है? लौह धात्विक खनिज है, ठीक है ना। उसके बाद जबकि ऐसे खनिज जिसमें लौह का अंश नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, और लौह धात्विक खनिज कहलाता है। जैसे में हो गया तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया, है ना, एल्युमिनियम का ये अयस्क है बॉक्साइड, तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया, है ना, ये सब क्या है आपका? अधात्विक क्या है आपका? खनिज है ना, अलौह धात्विक खनिज बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है 175 नंबर क्वेश्चन, उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है। वह धातु, उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में क्या है आपका? अविषैला है। सोना क्या है? अविषैला है। क्रोमियम ये विषैला है, कैडमियम और कोबाल्ट ये सब विषैला है, लेकिन सोना अविषैला है, ये मुक्त अवस्था में रहता है। सोना प्रकृति में अविषैली धातु होती है। सोना अत्यंत चमकदार व मूल्य धातु है। इसमें चांदी का मिश्रण करने से रंग हल्का और तांबे को मिलाने से सोना क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? किस में नहीं है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है आपका? ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो HNO3, इसमें तो ऑक्सीजन आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं H2SO4, इसमें भी ऑक्सीजन आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में ऑक्सीजन नहीं है। नाइट्रिक एसिड HNO3 ऑक्सीजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, इसमें भी ऑक्सीजन है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोक्लोरिक गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है। 177 नंबर क्वेश्चन, हैबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? तो बंद निकाय काम में लाया जाता है, ठीक है ना। हैबर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण में बंद निकाय काम में लाया जाता है। ब्राइन क्या है? NaCl का सांद्र घोल को क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। ब्राइन NaCl का सांद्र घोल है। रासायनिक दृष्टि से यह सोडियम क्लोराइड है। NaCl क्या है आपका? ब्राइन। NaCl ब्राइन का क्या है आपका? सांद्र है। रासायनिक दृष्टि से यह सोडियम क्लोराइड है जिसका क्रिस्टल पारदर्शक एवं घनाकार NaCl होता है। शुद्ध नमक रंगहीन होता है। शुद्ध नमक क्या होता है? रंगहीन होता है। समुद्र के खारापन का कारण इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति होता है। 179 जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। हाइड्रस
कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। जला हुआ मृत प्लास्टर हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है, ठीक है ना। CaSO4 हाफ H2O, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला है, CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। यह श्वेत चूर्ण है। इसका उपयोग चौक में मूर्तियों, खिलौनों, शल्य उपकरणों जैसे डॉक्टर के यहाँ किया जाता है। किसी का हड्डी वड्डी टूट जाता है ना, तो उसको प्लास्टर करने के लिए शल्य उपकरणों आदि बनाने में किया जाता है। 180 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो इसमें लोहा, क्रोमियम और क्या होता है, निकेल मौजूद होता है, निकल। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल तत्व मौजूद होता है। यह वायुमंडल कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों के से खराब नहीं होता है, ठीक है ना। वायुमंडल में जो कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से क्या होता है, ये आपका खराब नहीं होता, इस पर जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील जंग प्रतिरोधी होता है। साधारण इस्पात की अपेक्षा इसमें अधिक ताप सहने की क्षमता होती है। 181 नंबर क्वेश्चन, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, कौन पाई जाती है तरल अवस्था में, सोडियम, टीन, गैलियम, यूरेनियम। तो क्या पाया जाता है आपका तरल अवस्था में, आपका गैलियम पाया जाता है, गैलियम। देख लेते हैं इसका विश्लेषण। गैलियम एक रासायनिक तत्व है। यह अपने शुद्ध रूप में एक मुलायम और चमकीले धातु है। जिसका पिघलाव तापमान 29.76 सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। यह अक्सर साधारण तापमान में पिघल जाता है। इसका इस्तेमाल अर्धचालकों में किया जाता है। अर्धचालकों में इसका उपयोग, सेमीकंडक्टर में इसका उपयोग होता है। 182 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है। अल्प क्रियाशील है कौन है आपका, मैग्नीशियम अल्प क्रियाशील है। मैग्नीशियम अल्प क्रियाशील धातु है। यह जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है और सक्रियता की दृष्टि से घटते क्रम में आने वाले अभिक्रियाशील धातुओं में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। 183 नंबर क्वेश्चन, दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने का एक सामान्य तरीका कौन है सामान्य तरीका, इस पर गंधक अम्ल की प्रतिक्रिया देखना। उस पर गंधक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है ना। देख लेते हैं। शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने हेतु धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें गंधक अम्ल H2SO4 की प्रतिक्रिया देखी जाती है। अगला देखते हैं। सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है। सोने के आभूषणों को आपका एक्वारेजिया से साफ किया जाता है। उसका वेट घट जाता है उसके बाद, ठीक है ना, उसका ऊपर वाला एक लेयर ही हटा देता है। सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए अम्लराज एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। अम्लराज दो प्रकार के अम्लों सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग मिलाकर तैयार किया जाता है। 185 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषण होने की संभावना है, क्यों, कि उसमें शीशा से क्या होता है, उसमें शीशा समाचार जो पेंट होता है ना उस पर क्या होता है ना, वो कलर, वो उसमें शीशा मौजूद होता है ना। शीशा से समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन को शीशे से संदूषित होने की संभावना होती है, क्योंकि समाचार पत्रों की स्याही में भारी मात्रा में शीशा, लेड होता है, जो कैंसर, उसके बाद ऑर्गन फेलियर जैसे कई घातक बीमारियों को जन्म देती है, ठीक है। 186 नंबर क्वेश्चन, लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण होता है, क्या होता है, सल्फर। उसमें सल्फर के कारण एकदम तीक्ष्ण गंध होता है। लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर यौगिक के कारण ही इसमें तीक्ष्ण गंध एवं तीखा स्वाद होता है। लहसुन में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन आपका कितना होता है 6.30%, फैट होता है 0.1%, कार्बोहाइड्रेट होता है 21%, मिनरल्स होता है आपका 1%, चूना होता है आपका 0.3%, आयरन होता है 1.3 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में, ठीक है ना। ये तो आपका अमृत की तरह काम करेगा, है कि नहीं। बहुत चीज़ क्या है आपका लहसुन में है
है कि नहीं। लहसुन खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अगला देखते हैं 187 नंबर क्वेश्चन। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, तो जल के लवणों के प्रभाव से बचाने के लिए। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जहाज को जल व लवणों के प्रभाव से बचाने के लिए जमाए जाते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाता है? किसके कारण? सल्फाइड के कारण आ जाता है। प्याज में विद्यमान सल्फाइड रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्याज में एमिनो एसिड सल्फाइड और सल्फेनिक एसिड नाम के यौगिक होते हैं जो मिलकर प्रोपेंथियोल एस ऑक्साइड बनाता है। इसी यौगिक के तीखे भाप के कारण हमारे आंखों में जलन पैदा होता है जिसको संतुलित करने के लिए आंसू निकलने लगता है। ठीक है। अगला देखते हैं 189 नंबर क्वेश्चन। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आपका तांबा मिलाई जाती है ना। सामान्यतः आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ तांबा धातु मिलाई जाती है। स्वर्ण बहुत ही मुलायम धातु होता है और इसी कारण से इसके बने आभूषण आसानी से टूट या मुड़ जाते हैं। टूटने मुड़ने से बचाने के लिए तांबा एवं अन्य धातुओं को मिलाया जाता है जिससे आभूषण मजबूत और अधिक लंबे समय तक चल सके। 190 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है? तो कौन हो जाएगा आपका? हीलियम हो जाएगा। द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। यह ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसकी खोज पियरे जॉनसन और नॉर्मन लोकेयर ने किया था। इसका प्रयोग वायुयानों के टायरों में भी किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। 191 नंबर क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील में लोहे का निम्न धातुओं के साथ मिश्रण होता है। क्या होता है आपका? निकल होता है और उसके बाद क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम तथा निकेल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकेल मिलाया जाता है। ऐसा स्टील जिसमें जंग ना लगे, है ना, जंग ना लगे उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। ये स्टील का ऐसा प्रकार है जो हवा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड से भी खराब नहीं होता है। साधारण स्टील की तुलना में स्टेनलेस स्टील ज़्यादा ताप सह सकता है। 192 नंबर क्वेश्चन। उत्कृष्ट धातुएं निम्न में से किसमें घुलनशील होती है? तो अम्लराज में क्या होती है? घुलनशील होती है। उत्कृष्ट धातुएं अम्लराज में घुलनशील होती है। अम्लराज का रासायनिक नाम एक्वा रेजिया है जो 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बनता है। धातुओं को गलाने के गुणों के कारण इसे अल्केमिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अम्लराज का अधिक उपयोग सोना और प्लेटिनम को गलाने में किया जाता है परंतु अम्लराज टाइटेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, सोडियम तथा कुछ अन्य धातुओं को नहीं गला सकता है। ठीक है। अगला है 193 नंबर क्वेश्चन। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं। कौन कौन होता है आपका? कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन होता है। जल की कठोरता मुख्य रूप से उसमें घुले हुए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट लवणों के कारण होता है। इस प्रकार की कठोरता जल को उबालने या चूना डालने पर Na2CO3 मिलाकर उबालने से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि ऐसा करने से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन कार्बोनेट के रूप में अलग हो जाता है। अगला 194 नंबर क्वेश्चन। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर तथा अन्य मापक उपकरणों में द्रव अवस्था, उच्च घनत्व और न्यून वाष्प दाब के कारण पारे का प्रयोग सूचक के रूप में किया जाता है।
195 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो SO2 का प्रयोग किया जाता है, सल्फर ऑक्साइड। बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए SO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। इसके लिए इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी किया जाता है, परंतु इसकी थोड़ी सी अधिक मात्रा स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है, अतः इसका प्रयोग सामान्यतः कम ही किया जाता है। 196 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? कौन सी धातु सबसे हल्की है बताइए? तो आपका लिथियम क्या है? सबसे हल्की है। ठीक है, देखते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु लिथियम, Li से इसको डिनोट करते हैं, तथा सबसे भारी धातु क्या? आपका ऑस्मियम, OS है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। सीसा बोले तो लेड सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, जबकि चांदी विद्युत के सर्वाधिक सुचालक धातुओं में से क्या है? आपका एक है। ठीक है, 197 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रोमीन होती है क्या होती है? लाल द्रव होती है। ब्रोमीन क्या होती है? लाल द्रव होती है। ब्रोमीन गहरे लाल रंग का तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। यह आवर्त सारणी के सप्तम मुख्य समूह का क्या है? आपका तत्व है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका संकेत Br, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 35, और परमाणु भार इसका है आपका 79.904। ठीक है, 198 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु कक्ष के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? यानी रूम टेम्परेचर पर क्या रहेगी? आपका द्रव अवस्था में रहेगी। तो ब्रोमीन कौन हो जाएगा? आपका ब्रोमीन। कमरे साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, कौन है? आपका सल्फोनेट होता है, सल्फोनेट से किया जाता है। डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जिसमें साबुन के समान ही सफाई का गुण विद्यमान होता है, परंतु ये स्वयं साबुन नहीं होते हैं। डिटर्जेंट मुख्य रूप से मोनोएल्कीन सल्फेट्स के सोडियम लवण होते हैं, या दीर्घ श्रृंखला वाले एल्किल बेंजील सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। डिटर्जेंट अपमार्जक में सोडियम सल्फेट चूर्ण को क्षारीयता बनाए रखने के लिए वह सोडियम सिलिकेट को उसे शुष्क बनाए रखने हेतु मिलाया जाता है। डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु दोनों ही आकार के जल के साथ समान रूप से अधिकतम झाग देता है, क्योंकि ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई भी अविलय लवण नहीं बनाता है। 200 नंबर क्वेश्चन, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, क्या उत्सर्जित होता है? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। पसीना या स्वेद स्तनधारियों की त्वचा में स्थित ग्रंथियों से निकलने वाला एक तरल पदार्थ है जिसमें पानी मुख्य रूप से शामिल है, और साथ ही विभिन्न क्लोराइड है ना, क्लोराइड उसका 2 मेथिल फिनॉल 4 मेथलाडफिनोस तथा यूरिया की थोड़ी सी मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, लोहा, क्रोमियम, निकेल तथा लेड इत्यादि भी न्यून मात्रा में, एकदम बहुत थोड़ी मात्रा में क्या पाई जाती है। इस प्रकार से आज हम लोग 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। ये जितना इससे पिछले वाला जो एपिसोड है ना, सारा आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है।